नमस्कार साथियों, क्षमा चाहती हूँ। बहुत दिन लग गए आपके सम्मुख कहानी लेकर आने में, इसलिए सीधे कहानी की ही बात करती हूँ। आज की कहानी का नाम है मैं, मेरी नानी और कली नानी। यह मेरी स्वरचित अप्रकाशित मौलिक रचना है। सदैव की भांति कहानी से पहले दो पंक्तियाँ हमारे डॉक्टर साहब के लिए। क्यों चले गए तुम? कहाँ चले गए तुम? ये प्रश्न तो बेमायने हैं। ऐसे तो अकेले कभी ना जाते थे। साथ क्यों ना ले गए तुम? यह शिकायत और शिकवा तो कर सकती हूँ ताउम्र। लीजिए, प्रस्तुत है कहानी प्रीति की कलम से मैं, मेरी नानी और कली नानी। आप भी सोचेंगे कि कली जैसे सुंदर नाजुक नाम के साथ नानी क्यों जोड़ दिया। रुकिए, कली नानी के बारे में बताने से पहले अपनी नानी का परिचय देना होगा और उससे भी पहले अपनी माँ से मिलवाना होगा, जिनकी वजह से मैं, मेरी नानी और फिर कली नानी से मिली। मेरी माँ बहुत भोली, सीधी व सरल स्त्री थी। उनकी यही खूबियाँ मेरी नानी के जीवन भर की चिंता का विषय बनी रहीं। माँ की अनेक जिम्मेवारियों को पूरा करवाने में नानी जीवन पर्यंत जुटी रहीं। उन्हीं में से एक मैं थी। मेरे पैदा होते ही नानी ने मेरे पालन पोषण का भार सहर्ष अपने ऊपर ले लिया और मेरी माँ मेरे जन्म के कुछ समय बाद मुझे नानी को सौंप अपनी घर गृहस्थी संभालने वापस अपने ससुराल चली गईं। नानी के पास रहते हुए 3 वर्ष की अवस्था में ही मैंने होश संभाल लिया। आश्चर्य ना करें, होश तो संभल ही जाता है जब आपका इस दुनिया में होना एक चुनौती बन जाता है। मेरी नानी एक बहुत ऊंचे घराने के जमींदार की बेटी थी। वे बेहद सुंदर, लंबी, गोरी, दुबली, पतली, सीधी और सतर चाल वाली धर्मभीरू गरिमामय स्त्री थीं। काश उनका एक भी गुण मुझ में आ पाता और यही दुख उनको भी सालता। अनेक सुंदरी नातिन पोती वाली नानी को यह विश्वास ही नहीं होता था कि इतने दबे रंग, छोटी छोटी बटन जैसी आंखें, छोटा सा कद और सिर पर 4 बाल वाली यह कन्या उनकी पुत्री की दुहिता है। पर इस ऊपरी रंग रूप के चलते उन्होंने मेरे प्रति अपने प्रेम में कभी कमी ना आने दी। ईश्वर की इस देन के बदले को वो बदल तो नहीं सकती थी। हाँ, सुधारने के लिए जितना संभव हो सका प्रयत्न करती रही। मेरे उठने, बैठने, बोल चाल पर हर वक्त कोई ना कोई सीख मिलती रहती। नानी ने बहुत दिल कड़ा करके मेरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मेरी मामी को सौंप दिया। दिल इसलिए कड़ा करना पड़ा क्योंकि पढ़ाने के मामले में मामी बिल्कुल बेदर्द हो जाती थी। जरा गलती होने पर फटाक से सिर पर स्लेट पड़ती थी। नानी से ना देखा जाता तो उठकर बाहर निकल जाती थी। मामी के पास पढ़ने के लिए 2 बड़े ममेरे भाई, एक महरी का लड़का भोलू और एक मैं, 4 विद्यार्थी थे। भाई तो बड़े थे, झटपट काम पूरा कर भाग लेते थे। मुझे तो अभी शुरुआत करनी थी। एक एक चीज़ सीखना बहुत भारी था। झन्न से जब सिर पर स्लेट पड़ती, नानी आवाज़ को अनसुना कर देती, पर ये हिदायत जरूर देती मामी को कि बाल मत खींचना, नहीं तो रहे सही भी चले जाएंगे, फिर कौन ब्याहेगा इसे। मुझे गुस्सा आता कि इन्हें दर्द की परवाह नहीं है, ब्याह के पीछे पड़ी रहती हैं। मुझसे भी खराब हालत भोलू की थी, जो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ा था। मामी की इतनी मेहनत और मार के बाद भी उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। मेरे साथ हुआ बिल्कुल उल्टा। बचपन की उस मार से जो दिमाग खुला, फिर जीवन भर अव्वल आने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नानी जिंदा होती तो और कई बातों के साथ उन्हें यह बात भी सुकून देती कि इसका रंग भले ही गोरा ना हो पाया, पर पढ़ लिख गई और मामी की तरह सलीके से रहना, उठना, बैठना, बोलना चालना भी सीख गई।
माँ के पास रही नहीं तो उनका सा भोलापन तो ना आया। मुझ में हाँ नानी और मामी की तरह समाज में बात व्यवहार करना खूब सीख गई, जो बाद में मेरे भोले भाले परिवार के खूब काम आया। मेरे परिवार का भी क्या कहना। माँ गाय सरीखी सीधी, पिता देवता तुल्य सच्चे सज्जन, भाई बहन खूब पढ़े लिखे पर नितांत भोले। यूँ समझिए कि भोलों का ही परिवार था, बस महादेव की ही कमी थी। एक तरह से माता पिता का मुझे नानी के पास छोड़ना उन्हीं के लिए वरदान साबित हुआ। हर परिस्थिति में अपने को खुश रखना मेरी सहज प्रवृत्ति बन गई। भरा पूरा ननिहाल और संगी साथी इन सब के साथ वक्त अच्छा निकल रहा था। माँ बाप का लाड़ प्यार, खिलौने या खाने की जिद, भाई बहनों से छीना झपटी, ये सब मेरे शब्दकोश में नहीं थे। बस एक चीज़ ज़रूरी थी कि मामी की मार से कैसे बचा जाए, सो उनके सिखाने से पहले ही समझना मैंने सीख लिया। पढ़ाई लिखाई के अलावा मामी जो हर कला में स्वयं पारंगत थीं, गीत संगीत कविता पाठ अभिनय आदि खूब सिखा दिया उन्होंने। सब कहते वाह कितनी समझदार लड़की है। 5-6 वर्ष की वह लड़की सचमुच अपने को बहुत समझदार और बड़ी समझने लगी। उसी समझदारी के आलम में उसने यह खोजा कि उसकी नानी कभी खुश नहीं दिखती, हमेशा उदास या चिंतित ही क्यों रहती हैं। कभी उन्हें हंसते हुए नहीं देखा। तब तो इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाई, पर आज समझ में आता है नानी की उदासी का कारण। इतने पूरे परिवार से आई नानी अपने इस भरे पूरे परिवार में बिल्कुल अकेली थी। मामा मामी का रहन सहन नितांत आधुनिक, व्यापार, सामाजिक गतिविधियाँ, संगीत, गोष्ठियाँ और फिर अंग्रेजों का बनाया इटावा क्लब, इस सब में इतने व्यस्त कि अन्य किसी के लिए वक्त ही नहीं बचता। और फिर उन दिनों बेटों का अपने माता पिता से इतना संवाद भी तो नहीं होता था। नाना हमारे हिंदी साहित्य सभा के भक्त, स्वयं का व्यापार और यदि इनसे समय मिला भी तो रामायण का व्याख्यान बाँचने और लिखने में व्यस्त। नानी से बात करते उन्हें कभी ना देखा था। नानी आंगन के ऊपर के जाल के कोने में बैठी नीचे तकती रहती और नाना नीचे अपने कमरे में लिखते पढ़ते रहते। हाँ, कभी कभी नोक झोंक जरूर होती, जिसका जवाब ऊपर से ही नानी और आंगन में खड़े नाना दे लेते। मम्मा मामी जितने आधुनिक, नानी उतनी ही कर्मकांडी, छूत पाक मानने वाली। कोई एकादशी उपवास ना छोड़ती, सिंदूर लगाती, बिंदी लगाती, पर धोती हमेशा सफ़ेद किनारीदार पहनती। 9 दुर्गों में उपवास करती, 9 दिन कन्या खिलाती। 10वें दिन जौ सिराने मेरा हाथ पकड़े पक्के तालाब ले जाती। आज याद करती हूँ तो उनका वह रूप 9 दुर्गा में पूजी जाने वाली, दूसरे दिन पूजे जाने वाली ब्रह्मचारिणी सा लगता। ऐसी मेरी नानी की एक सहेली थी कली। हमारे घर से थोड़ी दूर नीलकंठ जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली धान मिल के सामने उनका घर था। घर बड़ा था, पर उनके हिस्से उनकी एक कुठरिया, उसके सामने बड़ा सा आंगन और आंगन के बीचों बीच तुलसी का चौरा। विधवा थी तो अपना खाना अलग वहीं कोठरी के बाहर बना लेती थी। नानी का अकेलापन मेरे वहाँ रहने से काफ़ी हद तक कम हो गया था। ऐसा नहीं कि वे मेरे साथ बहुत खूब हंसती खेलती बतियाती हों। हंसते तो मैंने उन्हें कभी देखा ही ना था। हाँ, बस जब मन होता हाथ पकड़ती मेरा और निकल जाती, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसे ही मिलना हुआ नानी की सहेली कली नानी से, और मुझे पहले ही दिन वे बहुत भा गई। हमेशा उनका नाम लगाकर ही उन्हें बुलाती थी, कली नानी। दिन में एक बार तो उनके घर का चक्कर लग ही जाता था। नीलकंठ आते जाते नानी रुककर उनका हाल जरूर पूछ लेती। आज सोचती हूँ कि जब उनके माता पिता ने उस फूल सी नन्ही बच्ची का नाम कली रखा होगा, तब क्या सोचा होगा। उसका जीवन यूँ कांटों से भी बदतर गुजरेगा। कली नानी जब औरैया से ब्याह कर इटावा आई
तो न केवल ससुराल अपितु चारों ओर अड़ोस पड़ोस में उनकी सुंदरता और सुघड़ता की धूम मच गई। देखने में कली भले ही सुंदर नाजुक सी लगती थी, पर आते ही सब घर गृहस्थी का भार संभाल लिया। समय के साथ 2 लालन की माँ भी बन गई, रूप में और 4 चांद लग गए। पर पता नहीं भाग्य और विधाता की रूप और सुंदरता से क्या दुश्मनी है। एक दिन तपती जेठ की दोपहरी उनके पति अचानक दुकान से घर लौट आए। तबीयत कुछ ठीक ना थी। जब तक कली पानी का गिलास लेकर के आती, वहीं देहरी पर लुढ़क चुके थे। आगे फिर वही हुआ जो उस जमाने में विधवा स्त्रियों के साथ होता था। पर वैधव्य ज्यादा कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाया। वे बहुत हंसमुख और खिले फूल सी थीं। सफेद धोती से कसकर सिर लपेटे रहती। एक दिन पल्ला जो खिसका तो देखा सिर पर सफेद परों की एक टोपी सी है। अरे नानी, बाल कहाँ गए आपके? ऊपर हाथ उठा करके बोली, वो ले गया। मुझे तब यह पहली समझ न आई। बड़ी हिम्मत वाली थी कली नानी। सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए दोनों बालकों को पढ़ाया लिखाया। जब कमाने लायक हुए तो ब्याह दिया। घर में 2 बहुएं आ गईं, पर दोनों की आपस में नहीं बनी। सो कुछ समय बाद ही बड़ी बहू बेटा बहू के ही मायके नज़दीक बसने चले गए। अब छोटी को लगता वही क्यों सारा बोझ ढोए। कुछ कर तो ना पाती थी, सो भगवान से ही नित मनाती थी कि उठा लो इस डुकरिया को। बैरी तो ना थी कली नानी, पर सुनकर भी चुप लगा जाती। आज जब नानी के साथ उनके घर पहुंची तो उनको बेहद उदास पाया। पहली बार मुझे आंगन में खेलने भेज, नानी को बताई होगी दिल की बात। खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों की आंखों में आंसू थे। आज सोचती हूँ दोनों में अधिक दुखी कौन था। चलते वक्त नानी से बोली, जिज्जी अब जाने को टाइम हो, नेक दान पुण्य कर लें। बिटिया को कल भेज देना, एकादशी है, कुछ दे दी है। नानी हमारी थी औरैया की, पर बोली एकदम साफ शुद्ध हिंदी बोलती थी। बोली, ऐसी अशुभ बातें मत करो, कल ही कहीं नहीं जा रहे तुम। हाँ, पर बिटिया को कल भेज देंगे। अगले दिन नानी ने नहला धुला, नए कपड़े पहना, भेज दिया। कल ही नानी की यहाँ इस हिदायत के साथ कि आगे नीलकंठ में मत जाना। अब भी वहाँ भीड़ में डाकू रहते हैं, और ना ही सामने धान के पहाड़ पर चढ़ना, वो तुम्हें अंदर खींच लेगा। ये हिदायतें सैकड़ों बार सुन चुकी थी, खास तौर पर कली नानी के घर जाने से पहले। अनसुनासा करती हुई दौड़ती हुई कली नानी के घर पहुंची। बाहर से ही कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। कली नानी के बेटे जोर जोर से ना जाने किस बात पर कली नानी को डांट रहे थे। अपनी बहू से तो आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर बेटे को वे भी खूब ऊंची आवाज में देहाती बोली में डांट रही थी। मैं सहम कर वहीं दरवाजे पर खड़ी रह गई। हंसती मुस्कुराती नानी का यह रूप पहले कभी ना दिखा था। मुझ पर नजर पड़ते ही वे एकदम सकपका गईं और मुझे खींच कोठरी में ले गईं। अपनी बेबसी के आंसू रोक एक कपड़े के झोले में कुछ फल रख मुझे पकड़ाए और तुलसी के चौरे की तरफ ले चली। थोड़ी मिट्टी हटाने पर एक छोटी सी कांसे की लुटिया दिखी। मुझसे बोली, निकालो इसे, तुम्हारे लिए है। क्या है इसमें? बोली, घर जाए देखना, और जिज्जी से कछ मत कहियो। मैं भी मुंह लटका कर घर आ गई। इतनी जल्दी वापस आया देख नानी ने भी तुरंत पूछा कि क्या हुआ। जैसा देखा था सब उगल दिया। भूल गई कि कल नानी ने मना किया था बताने को। सुनते ही नानी और उदास हो गई। उसी उदासी भरी आवाज में बोली, हे ईश्वर, हमें अगले जन्म में चाहे चिड़िया बना देना, पर औरत मत बनाना। मैं सोचने लगी, चिड़िया बनकर नानी कैसी लगेंगी। बात आई गई हो गई। एक दिन बड़े जोरों की बारिश गिर रही थी। सावन भादों के बादल उमड़े पड़ रहे थे। मैं छज्जे में और ओट में खड़ी बारिश का बहता पानी देख रही थी।
यकायक नानी अपने कमरे का दरवाज़ा खोल बाहर आ गई। बोली, कल ही आई हैं क्या? पर कली नानी तो कभी आती नहीं। मैं और नानी ही उनके घर जाते थे। वे सुबह जमुना जी नहाने व नीलकंठ मंदिर के अलावा कहीं जाती ही नहीं थी। यहाँ तक कि अपने दूसरे बड़े बेटे के घर भी नहीं। तो आज यहाँ क्यों आएंगी? पर नानी बड़ी बदहवासी में सबको आवाज़ देकर कह रही थी, जाओ जरा कली के घर देखाओ, ठीक है या नहीं? अरे ठीक ही होंगी, उन्हें क्या हुआ है? भाई बोले। नहीं नहीं भोलू, तुम तनिक देख कर आओ। जल्दी से मेहरी के लड़के को दौड़ाया। करीब 10 मिनट बाद भोलू मुंह लटकाए आ खड़ा हुआ। अरे सिर्री, बता क्या हुआ? नानी चिल्लाए। वो है ही नहीं घर पर, तो यहाँ कैसे आएंगी? भौजी कह रही हैं सुबह जो जमुना जी नहाने गई थी सो अब तक नहीं लौटी हैं। यह सुनते ही नानी को मानो मूर्छा आ गई। धम्म से सिर पकड़ जमीन पर बैठ गई। अरे कोई दौड़ो, जमुना जी जाओ, कली डूब गई हैं। इतना सुनते ही सब हरकत में आ गए। चाची ठीक से बताओ हुआ क्या है? मामी पूछ रही थी। अरे हम लेटे थे, नानी बताने लगी। तभी कली दरवाज़ा खोल अंदर आ खड़ी हुई, ऊपर से नीचे तक पानी से टपकती हुई। हमने पूछा, काहे इस वक्त कहाँ बारिश में निकली हो? तो वहीं खड़े खड़े बोली, जमुना जी गए थे नहाने, बहुरिया ने घाट की सीढ़ी से ढकेल दिया सो हम डूब गई। नानी हड़बड़ा कर बाहर आई, देखा कली कहीं नहीं थी। फिर चिल्लाने लगी, अरे कोई दौड़ो, जाकर कली को बचाओ। अब नानी थके स्वर में विलाप कर रही थी। चाची तुमने सपना देखा होगा, दिन में आंख लग गई होगी, भाई कह रहे थे। इतनी बारिश में कौन जाए जमुना जी? आखिरी सीढ़ी तक तो पानी बह रहा था। इतने में एक कड़कती हुई आवाज़ आई, चलो हम चलते हैं। मामा की आवाज़ थी। देर से सुन रहे थे। माँ से अधिक बात ना करते थे, पर श्रद्धा पूरी रखते थे। उनके कहते ही मोहल्ले टोले के 8-10 लोग भी साथ हो लिए। पास ही तो घाट था, पैदल का रास्ता था। वहाँ का नज़ारा देखा तो सबके होश गायब। मामा कुशल तैराक तो थे, पर इस दूर अथाह उफनती यमुना में कली को कहाँ ढूंढते? कुछ अता पता न लगा। रास्ते के दुकानदारों से पूछताछ करी तो पता लगा सवेरे कुछ स्त्रियां आई तो थीं, पर कौन वापस गई मालूम नहीं। घाट के आसपास सीढ़ी पर नजर दौड़ाई तो कली के पैर की एक चट्टी और ओढ़ने वाली चादर दिखी। अब विश्वास न करने जैसा कुछ न बचा था। जरा देर में अम्मा अम्मा चिल्लाता कली का बेटा भी आ पहुंचा, विलाप करता हुआ, हाय अम्मा कहाँ चली गई, आ जाओ वापस। कौन सुनता, कौन आता? कली तो मुक्त हो गई थी। इस घटना के बाद से नानी और विमुख रहने लगी। मेरा हाथ पकड़े कभी यहाँ कभी किसी मंदिर, सधवा होते हुए भी विधवा सा वेट लिए भटकती रहती। कभी घंटों जमुना किनारे घाट पे बैठी लहरें तकती रहती। फिर एक दिन मुझे भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर वापस आना पड़ा। भरी उदास आंखों से नानी ने विदा किया और विरासत में अपनी उदासी का एक हिस्सा मुझे भी दे दिया। उदासी क्या होती है उस छोटी सी उम्र में ही सीख गई। खुशी की तलाश व खुश रहना मेरी प्रवृत्ति जरूर थी, पर नानी की वह भेंट हमेशा साथ रही। नानी भी फिर अधिक समय तक ना रही। कुछ साल बाद उनकी भी खबर आ गई। नानी की प्रिय होने के नाते माँ के साथ मैं भी संस्कार में शामिल होने गई। संयोग से नानी भी भादों के महीने में गई। 10वें दिन शुद्धि के लिए माँ और मामी के साथ जमुना जी पहुँचे तो जोरों की बारिश गिर रही थी। यमुना घाट डुबो आखिरी सीढ़ी तक पहुँच चुकी थी। पंडित जी ने दूर ही से आवाज़ लगा नदी के पास जाने को मना किया। फिर स्वयं ही 2 लोटों में जल भर लाए। एक से छिड़क कर बोले, हो गई शुद्धि। दूसरा देकर बोले, सामने देवालय में चढ़ा दो। माँ और मामी पूजा अर्चना में लगी थी, पर मेरी नज़र उन 2 चिड़ियों पर थी जो फुदक फुदक कर कभी इस देवता के कभी उस देवता के सिर पर चहक रही थी। बीच बीच में चढ़े हुए अक्षत चावल भी चुगती जाती। उनकी चहचहाट नदी की विकराल लहरों के शोर के आगे बहुत मधुर लग रही थी। एकदम मेरे मुंह से निकला, अम्मा देखो, नानी और कली नानी वही हैं, देखो। अम्मा के मुंह से निकला, अरे हटो। फिर कुछ क्षण सोचकर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ कहती तो वे यही थी।
भगवान चिड़िया बना देना पर औरत ना बनाना, सही ही कहती थी। माँ ने अपनी उदासी भी उस फिक्र में जोड़ दी। शायद कहीं भीतर वे भी यही चाहती थी। बारिश थम चुकी थी। बादलों के पीछे इंद्रधनुषी किरणें दिखने लगी थी। दोनों चिड़ियाँ फुर्र से आसमान में एक दूसरे के आगे पीछे उड़ने लगी, मानो दो सखियाँ बंधन मुक्त हो आज़ादी का जश्न मना रही हूँ। मेरे मन से भी उदासी के बादल छट गए। फिर से अपना शहर इटावा अच्छा लगने लगा। एक बार फिर अपने मोह पाश में बांधने लगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अनुभव करें स्त्रियों की पीड़ा तो ज़रूर लिखें कि आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार।